सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से हमारा जो इस वक्त अब टॉपिक में है वो नेटवर्क आर्किटेक्चर है। नेटवर्क में कुछ हार्डवेयर इन्वॉल्व है, उसमें राउटिंग होती है और इस किस्म की जो बातें होती हैं उसको आज डिस्कस करते हैं, ठीक है? नेटवर्किंग हार्डवेयर ये सारी चीज़ें आप नेटवर्क्स में पढ़ चुके हैं तो इसको हमें स्किम करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ईथरनेट जो हमारा इंटरनेट का एक प्रोटोकॉल है, ठीक है? उसमें तमाम जितने भी नेटवर्क्स होते हैं, तमाम नेटवर्क्स में ईथरनेट कहीं न कहीं, किसी न किसी पोज़ीशन पे इस्तेमाल हो रहा है। अब जैसे ईथरनेट के हवाले से ईथरनेट क्या है टेक्नोलॉजी है जो वायर्ड टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हैं, ठीक है? जो आप वायरलेस यूज़ करते हैं उसको वाई-फाई कहते हैं। तो ईथरनेट में जो कुछ केबल्स यूज़ होती हैं उसकी बात करते हैं नेटवर्किंग हार्डवेयर के हवाले से। तो केबल से पहले बात स्टार्ट करते हैं क्योंकि केबल होती है फिज़िकल लेयर पे, लेयर 1 पे। उसमें क्या जी 10 मेगाबिट्स की 10/2 होती है, 10/T या ट्विस्टेड पेयर होती है, 100 मेगाबिट्स की होती है, 1 गीगाबिट्स की होती है और 10 गीगाबिट्स की होती है। ये आपको कैट 5, कैट 6 और इस किस्म के नंबर भी मिल जाएँगे। विकिपीडिया का लिंक मैं इंशाल्लाह शेयर कर देता हूँ जिसके ऊपर ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आपके पास कंपीटिंग लैन टेक्नोलॉजीज़ होती हैं एटीएम, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड ये एटीएम मशीन नहीं है, ठीक है? एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड है। फिर टोकन रिंग है, रिंग टोपोलॉजी वाली जो चीज़ थी। एफडीडीआई फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस ये चीज़ें थी। वायरलेस में ए, बी, जी, एन, ए, सी ये कुछ स्टैंडर्ड ये यूज़ होते हैं। ये नेटवर्किंग हार्डवेयर है। अब वायरलेस के अंदर हार्डवेयर में एक डिवाइस यूज़ होगी जो कि आपका ऑब्वियसली वायरलेस राउटर होगा, ठीक है? एक्सेस पॉइंट भी हो सकता है। राउटर और एक्सेस पॉइंट का फ़र्क ये है कि राउटर 2 डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करवा रहा होता है और एक्सेस पॉइंट आपके सेम नेटवर्क में भी हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे जो वायरलेस में चैनल होगा वो शेयर्ड चैनल होगा और शेयर्ड चैनल वो इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है? अब 802.11 जो है वो आपका वाई-फाई का एक स्टैंडर्ड है। ए, बी, जी, एन, सी उसके फ्लेवर्स हैं, ठीक है जी? तो ये तो आपका नेटवर्किंग हार्डवेयर हो गया जिसकी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे इस किस्म की केबलिंग इस्तेमाल होगी और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करेंगे, ये बेसिकली लेयर 1 पे बात आएगी, ठीक है? इसके बाद फिर हमारे पास कुछ डिवाइसेज़ हैं जो कि हम इस्तेमाल करेंगे, वो आपको पता है, हब होगा, रिपीटर होगा, स्विच होगा, राउटर होगा। तो हब और स्विच बेसिकली आपके लोकल एरिया के हिस्सा कंसिडर होंगे, ठीक है? अब में जो टर्म इस्तेमाल होगी वो क्या होगी कि एक जिस तरह से आपने सिंपल एक केबल लगा दी और केबल को आपने कनेक्ट करना शुरू कर दिया और उस केबल के ऊपर चीज़ें ट्रांसमिट होना शुरू होगी, तो टेक्निकली आपका वो हब बन चुका है, ठीक है? फिर आपने स्विच के हवाले से बातें की। स्विच क्या है? स्विच भी वही चीज़ है, जो हब है वो फिज़िकल लेयर पे है, स्विच जो है वो लिंक लेयर पे है। अब ये लिंक वाली टर्म क्या है? लेयर 1 पे जो चीज़ है उसको हम फिज़िकल लेयर की बात करते हैं, ठीक है? फिज़िकल लेयर पे जो लिंक लेयर है वो बेसिकली आपकी डाटा लिंक लेयर है। डाटा लिंक लेयर में और वाली डिवाइस में और 1 लेयर वाली डिवाइस में फ़र्क क्या है? जो लेयर 1 की डिवाइस है वो सिर्फ़ एक पैकेट आता है और वो उसको एम्प्लीफाई करके दूसरे इंटरफ़ेसेस पे भेज देता है, तमाम पे भेज देता है। एम्प्लीफाई से मुराद ये है कि इधर से रिसीव किया और तमाम पे भेज दिया, तो बेसिकली इसकी पावर को इंक्रीज़ करना होता है। लेकिन जो स्विच होता है ऑन द अदर हैंड उसका काम क्या है? कि वो तमाम डिवाइसेज़ के मैक्स को याद रखता है और फिर उसको पता होता है कि ये वो मैक वाले उसको रीड कर रहा होता है, वो मैक एड्रेस को रीड करता है और स्पेसिफिक इंटरफ़ेस के ऊपर उस चीज़ को ट्रांसमिट कर रहा होता है, ठीक है? अच्छा, अब क्या है सिलेक्टिव फॉरवर्डिंग होती है, तो जो पहला केस था उसमें आपकी कोलिजन डोमेन जो है वो ज़्यादा चांसेस थे, कोलिजन्स के ज़्यादा चांसेस थे, ब्रॉडकास्ट एक ही थी। स्विच में जब आ जाते हैं तो आपकी ब्रॉडकास्ट डोमेन भी ब्लॉक हो जाती है, कोलिजन डोमेन इंक्रीज़ हो जाती है कि वहाँ पे मतलब चैनल्स बढ़ जाते हैं, लेकिन कोलिजन्स कम हो जाती हैं, ठीक है? कोलिजन डोमेन्स इंक्रीज़ कर जाती हैं, लेकिन कोलिजन्स कम हो जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सेपरेट कोलिजन डोमेन वो हिस्सा है जिसके ऊपर कोई आया जी? अच्छा, मायरा आई। तो कोलिजन डोमेन ये चीज़ होती है कि जहाँ पे आपके कोलिजन आने का चांस हो, ठीक है? हब में कोलिजन आने का चांस हर जगह पे है। क्योंकि अगर से 4 पोर्ट्स हैं, एक पोर्ट पे कोई एक बंदा बोला या एक कंप्यूटर बोला तो वहाँ से चांसेस हैं कि वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन तमाम पोर्ट्स के ऊपर जाएगी और उसी टाइम पे अगर पोर्ट नंबर 2 से कोई बोल पड़ा तो ये वहाँ पे कोलिजन आ जाएगा। तो ये कोलिजन डोमेन है जिसकी वज़ह से कोलिजन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डाटा लिंक लेयर पे जो स्विच काम करता है उसपे कोलिजन डोमेन हर कंप्यूटर की अलग है। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से तकरीबन डायरेक्टली कनेक्टेड है।
तो उसमें कोलिजन डोमेन्स बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से कोलिजन्स कम हो जाते हैं। कोलिजन्स का मतलब कि 2 लोग एक वक़्त में बोलेंगे तो वहाँ पे बात किसी की समझ नहीं आएगी, ठीक है? फिर तीसरी डिवाइस है जो कि लेयर 3 पे काम करती है। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। लेयर 3 पे जो चीज़ काम करती है वो राउटर होता है, ठीक है? अच्छा, मज़े की बात ये है कि हमारे घर में जो डिवाइसेज़ लगी हुई हैं, वो हमारी यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रही है, जो हमारे पास वाईफ़ाई राउटर लगा हुआ होता है, वो हमारा तीनों लेयर पे काम कर रहा है एक तरह से, मतलब राउटिंग भी कर रहा है, लेकिन ख़ैर उतनी अच्छी राउटिंग नहीं कर रहा, जिस तरह से एक डेडिकेटेड राउटर करता है। तो ये क्या करता है जी, 2 डिफरेंट ईथरनेट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, ठीक है? एक इंटरफ़ेस पे एक नेटवर्क है, दूसरे इंटरफ़ेस पे दूसरा नेटवर्क है, इनको कनेक्ट किया जाता है और उसके बाद फिर ट्रांसमिशन होती है, ठीक है? तो ये हार्डवेयर नॉर्मली ये है। बाकी जो गेटवे की बात करेंगे तो भी वही है, ब्रिज की बात करेंगे भी वही है, डिवाइसेज़ हैं। फ़ायरवॉल की बात करेंगे तो वो भी डिवाइस है, लेकिन बेसिक डिवाइसेज़ ये है कनेक्टिंग के लिए। अब जो लेयर 3 पे काम होता है वो क्या होता है? राउटिंग होती है। एक पैकेट आता है, ठीक है? और उसको आपने ट्रांसमिट करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्रांसमिट किन क्राइटेरिया की बेस पे करना है, ठीक है? यहाँ पे एक सिंपल एक देख लेते हैं, वो क्या है? डेस्टिनेशन अगर आपका ये हो, तो गेटवे अगर ये लिखा हुआ है तो ये मास्क है, तो आप उसको ईथरनेट 0 से, ये आपकी डिवाइस का नाम है। लोकल सॉरी नेटवर्क इंटरफेस का का नाम है, वहाँ से आप उसको एग्ज़िट करवा दें। तो इसी तरह से हर नेटवर्क के हवाले से एंट्री होती है। ये आपके कंप्यूटर में भी होती है, कंप्यूटर की नॉर्मली एंट्री ये होती है, लेकिन राउटर की जो एंट्री होती है वो इससे ज़्यादा होती है, ठीक है? तो वो सारा उसने देखना कि ये पैकेट यहाँ से आया तो यहाँ पे भेजना तो किधर भेजना वो भेज देता है, ठीक? तो इस किस्म का कुछ राउटिंग टेबल होता है, जो आप देख सकते हैं, तो इस किस्म की कमांड नेटस्टेट से भी देख सकते हैं, विंडोज़ में नेटस्टेट से देख सकते हैं। अब क्या ज़रूरत है इसके हवाले से जो बात करते हैं, हमारे यहाँ जो नॉर्मली घरों में जो एडीएसएल राउटर लगा होता है, उसके अंदर क्या होता है, डिफ़ॉल्ट राउट होता है। हमने उसको भेजना है, उसने आगे अपने जो डिवाइस लगी हुई है उसको भेज देना, आगे उनका काम है। असल जो नेटवर्क के हवाले से जो उसकी चीज़ें हैं, असल जो राउटिंग इन्फॉर्मेशन है वो उस राउटर में पड़ी हुई है कि जो कि वहाँ पे हमारे आईएसपी के पास पड़ा हुआ है। अगर हम यूएमटी की बात करते हैं, तो यूएमटी में किस तरह से हो रहा है कि आपके यहाँ से राउटर को आप डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं भेजते, आप भेजते हैं प्रॉक्सी सर्वर को, प्रॉक्सी सर्वर करता है फ़िल्टर, उसको फ़िल्टर करने के बाद वो अपने राउटर को देता है और वो राउटर डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड है कि उसने अपने आईएसपी को भेजना है। क्योंकि आपके जो घर में प्रेमिसेस में जो कंज़्यूमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट लगा हुआ है, उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इख्तियार है और वो इख्तियार ये है कि वो अपने आईएसपी को भेज दे बस। डिसीजन क्या करना है, वो आईएसपी के राउटर ने करना है, क्योंकि उसके मल्टीपल इंटरफेसेस पे चीज़ें लगी हुई हों, ठीक है? तो हमारे पास जो नॉर्मली होता है वो स्टैटिक रूट होता है। बाकी स्टैटिक रूट्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ये जो यहाँ पे राउटिंग एंट्री थी, इसको आप कंसीडर करें कि ये स्टैटिक रूट्स हैं। स्टैटिक रूट का मतलब है कि ये आईपी है तो ये यहाँ पे भेज दें। डायनामिक रूट ये है कि वक़्त के साथ-साथ वो लर्न करता है कौन-सा नेटवर्क कनेक्ट हो गया मेरे साथ और वो कितने से मेरे दूर है, उसको मैं कैसे भेजूँगा, तो कौन-सा रास्ता सस्ता पड़ेगा, तो ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है जी? आपने इंटरनेट को कनेक्ट करना है, तो आपके पास क्या-क्या डिवाइसेज़ हैं। ये बच्चे आप लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी होगी, ठीक है? ये आप लोगों के आने मतलब हो सकता है आप उस वक़्त टॉडलर्स हों जब ये डिवाइसेज़ थी, ठीक है? लास्ट जो मैंने इसको यूज़ किया था, आई थिंक सो दैट वाज़ इन 2007 मे बी। लैप अभी भी है, लेकिन ख़ैर उसमें फ़ोन जो है वो बिज़ी हो जाता है, ठीक है? फिर आपके पास फैसिलिटी है वायरलेस की, जिसमें सेलुलर भी आ जाता है, यानी कि इस वक़्त मैं मोबाइल डाटा यूज़ कर रहा हूँ। सैटेलाइट भी आ जाता है जो कि बहुत महँगा है, पॉइंट टू पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमें फ़ीज़िबल पड़ता है वो है एक्सडीएसएल या डीएसएल बेसिकली। फिर केबल है, आईएसडीएन है, फ्रेम रिले है, टी1, टी3, ओसी3 वगैरह-वगैरह। ये क्या बलाएँ हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले एक्सडीएसएल की बात करते हैं। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। हुआ ये कि जो कहानी है, कहानी इस तरह से है, जो हकीकत है बेसिकली। हुआ ये कि अ, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए एक बंदे ने लोग 2-3 लोग थे, उन्होंने सोचा कि किस तरह से करें, तो फिर उन्होंने कहा जी यहाँ पे हमारे पास पब्लिक स्विच टेलीफ़ोन नेटवर्क या पीएसटीएन अवेलेबल है। ये जो हमारा टेलीफ़ोन का नेटवर्क है, इसी को हम यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर डाटा हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे एक डिवाइस बनाई, मॉडेम, मॉड्यूलेटर और डीमोडुलेटर। वही टेलीफ़ोन को यूज़ करते थे, उसके ऊपर चूँकि एनालॉग सिग्नल्स जा रहे होते थे, आप उसको डिजिटल भेजते थे और वो ट्रांसमिट होते थे, दूसरी तरफ जाके आप उसको इकट्ठा कर लेते थे। तो एक नई टेक्नोलॉजी थी, ठीक है? टेलीफ़ोन लाइन यूज़ हो रही है। फिर ख़्याल आया बाद में डीएसएल के हवाले से कि जनाब बात ये है कि अगर हम इसको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे चला दें, ठीक है? वो आईएसडीएन के बाद आया वैसे।
तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ पे चला दें, वॉइस की अलहदा और डाटा की अलहदा, तो आपको स्पीड भी ज़्यादा मिल जाएगी और वॉइस और डाटा इंटरफियर भी नहीं करेंगे, जो कि काम इस वक्त मेरे पास, इस घर में मेरे पास हो रहा है। डीएसएल राउटर लगा हुआ है, टेलीफ़ोन कर लें वो भी चलता रहता है और इंटरनेट भी चलता रहता है, मसला नहीं, ठीक। फिर उन्होंने सोचा कि जनाब एक तरीका कार ये करें कि केबल जो टेलीफ़ोन केबल टीवी का जो केबल है, तो उसको, कौन आया जी? हमज़ा साहब आए। तो उसमें क्या किया जाए कि अब उसी नेटवर्क को हम यूज़ कर लें। जैसे हमारे पास टीवी केबल आती है, उसी को अगर हम यूज़ करके उसी के ऊपर हम टीवी की ट्रांसमिशन को एक अलग फ्रीक्वेंसी पे और जो डाटा की ट्रांसमिशन है उसको अलग फ्रीक्वेंसी पे उसी केबल के ऊपर भेजते हैं, तो ये केबल बन गया। डायल अप से कंपेयर करेंगे आईएसडीएन को। डायल अप में क्या होता था, जो मैंने लास्ट यूज़ किया वो था 56 किलोबिट्स पर सेकंड, ठीक है? 56 किलोबिट्स पर सेकंड से ज़्यादा की आपको स्पीड चाहिए होती तो आप आईएसडीएन लगवाते थे। आईएसडीएन के ऊपर 2 चैनल होते थे। वो ये होता था कि आप एक वक़्त में एक कनेक्ट करें तो आपका फ़ोन बिज़ी नहीं होगा, लेकिन स्पीड आपको 64 के की मिलेगी। अगर आप दोनों चैनल्स को यूज़ कर लेंगे, फ़ोन आपका बिज़ी हो जाएगा, अब स्पीड आपको 128 की मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है? तो ये इस तरह से था। फिर फ्रेम रिले के हवाले से था और टी1 ये था कि वो 24 तारे मिलाएँ और मिला के टी1 बना दें, फिर टी3 बनाने कंबाइन करके ये डाटा भेज दें। ठीक है? हमारे यहाँ ये यहाँ पे इस वक़्त इतना यूज़ नहीं होता था, पाकिस्तान में ऐसे यूज़ नहीं होता था। ठीक है? आईएसडी मैंने यूज़ होते हुए देखा है। केबल टीवी वर्ल्ड कॉल वाले यूज़ करते थे, एचडीएसएल, मोबिलिक वाले भी, जो कि लिंक.नेट था, पीटीसीएल, ये तो है ही है। ठीक है? ये कुछ टर्मिनोलॉजी। फिर हमारे पास एक टर्म है जो कि आपको ज़बानी याद है, तो इसको मैं, मेरा ख़्याल है, स्किप कर दूँ। क्या करूँ या बोलूँ? बताएँ जनाब, इस पे बात करूँ कि रहने दूँ? ये आपको आती है वैसे? सर हमें आती है। चलो जी, थैंक यू। इसके बाद खैर लेक्चर ख़त्म हो गया ये वाला। मैंने अब डाटा सेंटर पे वापस जाना है क्योंकि ये स्लाइड पढ़ाना ज़रूरी थी। ये जनाब हमारे पास एक आईपी लिए थे कि कनेक्टर्स मैप है, जो कि समझने के हवाले से, मतलब वो याद नहीं करना, बस उसको देखें कि ये क्या चीज़ है। इसी तरह से एक नेटवर्क फैला हुआ है। अब यहाँ पे देख लें, अगर सपोज़ हम एक सॉल्ट की बात करते हैं, ये और जो मैं सॉल्ट की बात कर रहा हूँ, सपोज़ करते हैं ये एक आपका एक नोड है, राउटर है। तो उसके पास अगर यहाँ से एक पैकेट आता है और उसने यहाँ पे जाना है, तो इससे ऐसे भी जा सकता है, इससे ऐसे भी जा सकता है, यहाँ से होके इधर भी जा सकता है। वो कौन आ गया? निशान अनवर साहब। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इसकी राउटिंग कैसे होगी? वो जनाब ये जो सपोज़ ये राउटर लगा हुआ है, ये राउटर साहब के पास राउटिंग इन्फॉर्मेशन होगी कि मेरे साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 नेटवर्क कनेक्टेड हैं। इसने दिया है, तो अब मैंने अगर यहाँ पे बात पहुँचानी है तो भई मेरा डायरेक्ट इंटरफ़ेस से मैं इधर पहुँचा देता हूँ। पता चले यहाँ पे कंजेशन है, अच्छा जी इधर से भेजते हैं, यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ से इधर आ जाएगा और इधर से इधर चला जाएगा। ठीक है? नहीं, ये दोनों में कंजेशन है, ये लिंक छोटा है लेकिन डाटा पैकेट ज़्यादा है, ये जनाब बैंडविड्थ ज़्यादा है, यहाँ पे भेजें, यहाँ से इधर चला गया, यहाँ से इधर पहुँच गया। तो ये रन टाइम पे डिसीज़न होते हैं। ठीक है? ये राउटर्स के जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, वो ये डिसाइड कर रहे होते हैं, ठीक है? फिर ये एक यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है, वो इसी तरह से बनते हैं नॉर्मली कि आप उसको अपने किसी एक हब पे लेके आते हैं, तमाम करीबी नेटवर्क्स को हब पे लाते हैं और हब की बैंडविड्थ बढ़ा के आगे भेज देते हैं। ये एक अच्छा तरीकाकार है, ठीक है? तो ये एक समझाने के वाले से ये ओवरऑल एक बर्ड आई व्यू है नेटवर्क का। अब यहाँ पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट आता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे, वो ये है। प्रॉब्लम्स आती हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स को, क्या इंटरनेट नहीं चल रहा। अभी जैसे मेरा अभी मैं क्लास में आने लगा तो पता चला जी वो भाई साहब ने राउटर का स्विच ही ऑफ कर दिया था, ठीक है। तो मेरी क्या थी, फिजिकल कनेक्टिविटी लॉस हो गई थी, ठीक है। फिर क्या होता है कुछ केसेस में, आपने कंप्यूटर को हाइबरनेट किया, ठीक। हाइबरनेट करने के बाद उसको अगले दिन ऑन किया और राउटर उसी तरह से चल रहा था और जो आपको आईपी असाइन था उसकी लीज खत्म हुई और वो लीज किसी और को मिल गई तो आईपी कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, तो वो नहीं चलना शुरू होगा। आपका डीएनएस जो है वो गलत सेट हो गया, ठीक है, क्योंकि आप रिले से लेके आते हैं, गलत सेट हो गया, तो जिसकी वजह से आप ब्राउजिंग नहीं कर पाएंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं हो रही होगी आपकी, ठीक है। इसके बाद आपके आर्प टेबल के अंदर कोई एंट्री खराब हो, क्योंकि आर्प टेबल थोड़ी देर के बाद डिलीट कर देता होता है, ठीक है। कई दफ़ा आप नहीं चल रही होती है, अगर प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ केसेस में आपका अपना लोकल स्टैक पिंग नहीं हो रहा होता, ये लोकल लूप है, ये आपके अपने इसको, तो ये ट्रबल शूटिंग का तरीकाकार है। आप पहले अपने सिस्टम को पिंग करके देखें, फिर किसी और कंप्यूटर को पिंग करके देखें, फिर किसी और होस्ट नेम को या facebook.com को पिंग करके देखें, तो वो वहीं से आपको आइडिया हो जाता है कि हो क्या रहा है। तो यहीं से पता चलता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आप नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं कर पा रहे।
तो पिंग के नाम से जो हमारे पास चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक दूसरी चीज़ हम करते हैं ट्रेस रूट, ट्रेसर्ट, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मसला आपके अपने कंप्यूटर के साथ हो या आपके अपने नेटवर्क के साथ हो सकता है कि नेटवर्क के बाहर भी मसला हो, जो कि पीटीसीएल के साथ नॉर्मली हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अपने नेटवर्क के होस्ट के साथ अगर आपकी कनेक्टिविटी हो रही है अपने लोकल स्टैक के साथ, इसका मतलब है लोकल स्टैक इज़ ओके। आप जिस दूसरे कंप्यूटर को पिंग करते हैं तो पता चलता है जी आपकी और उसकी कनेक्टिविटी हो रही है। अच्छा, नेटवर्क में बाकी कंप्यूटर से हो रही है, होस्ट नेम टू आईपी रिज़ॉल्व हो रहा है, इसका मतलब डीएनएस भी काम कर रहा है। अच्छा, अब क्या करें? अब हम इंटरनेट पे किसी साइट को पिंग करते हैं, तो इसका मतलब है आपकी बात राउटर तक जा रही है, राउटर से आगे नहीं जा रही। चलो राउटर से आगे का अगर आपको ये एड्रेस पता है, आप उसको पिंग करते हैं, तो वो पिंग हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको लोकल लूप ठीक है। तो ये पिंग से आपको पता चलता है कहाँ-कहाँ से रिप्लाई आ रहा है, तो आपको समझ आ जाती है, ठीक है। फिर कुछ पोर्ट्स ब्लॉक होती हैं, टेलनेट और एसएसएच 22 पे चलती है और इसका मुझे याद नहीं कितने में चलती है, बहरहाल देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें देखते हैं नेटवर्क डिबगिंग के लिए, ठीक है। टूल हमारे पास कौन-कौन से हैं? पिंग, पैकेट इंटरनेट ग्रुपर, ट्रेस रूट, ट्रेसर्ट, नेटस्टैट, आर्प और वायरशॉक। वायरशॉक आप यूज़ कर चुके हैं नेटवर्क्स में, जिसमें आप डेटा पैकेट्स को रीड कर रहे होते हैं और उन पैकेट्स को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। इसका नाम पहले शुरू में था ईथर रियल के नाम से ही आता था, अब इसका नाम वायरशॉक है, ठीक है। पिंग क्या करता है जनाब, उसको देखते हैं। पिंग क्या करता है जी, आपके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पैकेट भेजता है और उसका रिप्लाई चेक करता है, ठीक है। तो ये लिनक्स का एक स्क्रीनशॉट है। लिनक्स में ये होता है कि आप अगर किसी सिस्टम को पिंग करते हैं, तो वो तब तक पिंग करता रहता है जब तक आप उसको मना नहीं करते। कंट्रोल सी करके आप उसको खत्म करना पड़ता है, ठीक है। ये आईसीएमपी एको होती है, ठीक है। ये एक एको मैसेज आपने यहाँ से पिंग किया इसको एड्रेस को, उसके बाद रिप्लाई आया, ठीक है, और ये आना शुरू हो गया, ये रिप्लाई आ रहा है। आपने उसको कंट्रोल सी किया, उसकी उसने परसेंटेज दे दी। यही काम अगर आप विंडोज़ में करेंगे, ठीक है, तो विंडोज़ में ये 4 दफ़ा और बंद हो जाएगा, 5वीं दफ़ा नहीं होगा। आपने विंडोज़ में उसको कंटिन्यू करना, तो आप पिंग आईपी एड्रेस या कंप्यूटर नेम और स्पेस माइनस टी, टी फिर वो कंटिन्यूस होता है, फिर आप उसको कैंसिल करेंगे तो वो रुकेगा। ये चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं कुछ ज़रूरत में ना ट्रबल शूटिंग के हवाले से। वो किस तरह से कि आपको पिंग टी वाली कमांड इसलिए लगानी पड़ती है कि आप कहते हैं अच्छा जी ये इंटरनेट चल रहा है, हाँ जी। मैंने देखना डेटा सेंटर में आपकी वायर कौन-सी है, वो पिंग कंटिन्यूस लगा के रखें। अब कनेक्टिविटी चली, नहीं चली। अब चल गई, हाँ जी चल गई। तो वो देखने के लिए कुछ ये काम भी हम कर रहे होते हैं उससे, ठीक है। फिर ट्रेस रूट आपको बताता है कि जी आपके नेटवर्क से कहाँ पे ट्रैफ़िक गई और कहाँ से होते-होते किधर-किधर पहुँची है। तो ये देखिए जी आपका ओरिजिनल कंप्यूटर तक पहुँचना था, फिर उसके बाद यहाँ पे बात की, फिर इधर गई करते-करते यहाँ पे बात पहुँच गई। प्रिंसटन ईडीयू पे जाना था, आप ओरिजिनली इस नेटवर्क पे एग्ज़िस्ट कर रहे थे, ओहो! ये क्लिक हो गया, प्रिंसटन क्लिक हो गया जी माज़रत। तो वो मेरे से क्लिक हो गया था इसलिए आप उस स्लाइड पे चले गए थे। तो क्या हुआ कि आप यहाँ पे ट्रेसर्ट पे आप अपने इस नेटवर्क में थे बेसिकली, इस आईपी एड्रेस पे थे। उसके बाद आपने ट्रेस रूट लिखा तो आपके इस आईपी एड्रेस से बात निकली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पहुँची, फिर यहाँ पहुँची, फिर यहाँ पहुँची, करते एंड पे आपकी बात इस एड्रेस पे पहुँच गई जो कि प्रिंसटन की था, ठीक है। तो ये आपको बताता है कि नहीं, और हाँ, ये हर दफ़ा डिफरेंट होगा। ये अगर आप यूएमटी में काम करेंगे तो ये चीज़ बंद है। आप यूनिटी के नेटवर्क पे रह के ये ट्रेसरेट और पिंग वगैरह नहीं कर सकते, उन्होंने बंद किया हुआ है क्योंकि वो फिर उससे नेटवर्क बंदा अपने माइंड में एक चीज़ बना लेता है कि ये नेटवर्क और ये नेटवर्क है। ट्रेस रूट का जो रिज़ल्ट है और पिंग का जो रिज़ल्ट है, अगर आप इंटरनेट पे किसी को पिंग करते हैं, ट्रेस रूट करते हैं, तो ये रिज़ल्ट्स डिफरेंट आएँगे। ट्रेस रूट का तो स्पेसिफिकली आएगा, उसकी वजह यहाँ पे अगर आप ये देखें, मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था, वो ये बताया था, ये तो मैं वापस आऊँ किधर की वो डायग्राम ये वाली। इसमें अब यहाँ पे मैंने कहा था कंजेशन है तो इधर से चला जाएगा। तो फर्स्ट टाइम पैकेट भेजा तो कंजेशन नहीं थी, वो खुद डायरेक्टली यहाँ से चला गया। नेक्स्ट टाइम कंजेशन थी तो वो इधर से चला गया। तो इसलिए दोनों हर पैकेट के लिए जो रूट इस्तेमाल हो रहा होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है जी? इसके बाद नेट स्टैट, ये आपको अपने सिस्टम के बारे में बताता है। नेट स्टैट स्पेस माइनस ए, ये विंडोज़ में चल जाएगा और यहाँ पे अगर आप नेट स्टैट मोर करते हैं तब भी मिल जाएगा। कुछ स्टेट्स होती हैं आपकी पोर्ट्स की। एक होती है लिसन। लिसन का मतलब है कि कंप्यूटर मतलब जिसके हवाले से आप इसको जिस पे ये कमांड चला रहे हैं, वो कंप्यूटर उस पोर्ट नंबर पे किसी की रिक्वेस्ट आने का वेट कर रहा है या कोई भी उस पोर्ट पे उसको कनेक्ट कर सकता है, तो वो लिसनिंग स्टेट में होती है, ठीक है।
फिर उसके बाद फिलहाल क्या है, इस्टेब्लिश्ड, जब दोनों सिस्टम्स के दरमियान थ्री वे हैंडशेक या सिन सिन एक् और एक्, ये 3 पैकेट्स जो होते हैं वो ट्रांसफर हो चुके होते हैं। अब ये सिन सेंट क्या है? सिन सेंट क्या है? वो ये है कि आपने जब कंप्यूटर्स ने आपस में कम्युनिकेट करना होता है तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहले एक सिन पैकेट जाता है, सिंक्रोनाइज या सिंक पैकेट, ठीक है, SYN। उसके बाद जो कंप्यूटर बी है वो क्या करता है, वो सिन एक् पैकेट भेजता है कि जनाब मुझे आपका सिंक पैकेट मिल गया। फिर ये जो ओरिजिनल कंप्यूटर होता है ये एक और एक् पैकेट भेजता है और कहता है जी हाँ जी मुझे आपका सिन एक् मिल गया। तो अब इन दोनों सिस्टम्स के दरमियान एक स्टेट क्या हो जाती है, इस्टेब्लिश्ड हो जाती है, ठीक है। पहले दोबारा से सुन लें, कंप्यूटर बी हमारा आपका सर्वर था, कंप्यूटर ए आपका क्लाइंट मशीन थी, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे सपोज फेसबुक का था, आपके कंप्यूटर ने सिन का पैकेट भेजा और वो पहुंचा जाके किधर, फेसबुक के सर्वर पे, कि जनाब मैं आपसे सिंक्रोनाइज करना चाहता हूँ या कनेक्टिविटी करना चाहता हूँ, तो वो सिन पैकेट वहां पे पहुंचा। फेसबुक का सर्वर जो कंप्यूटर बी था उसने सिन एक् भेजा, उसे कहा जी ठीक है, फिर इसने कहा जी हाँ मुझे मिल गया और वो वापस फेसबुक पे पहुंचा। तो अब इन दोनों को पता चल गया, वो भी कनेक्टिविटी में, वो भी कनेक्टिविटी में। ओरिजिनली जो बी कंप्यूटर था वो लिसन स्टेट में था, पोर्ट नंबर 80 पे, ठीक है। फिर जब यहाँ से सिन पैकेट गया, ए ने सिन पैकेट भेजा, तो ए ने अपना स्टेटस कर दिया जी सिन सेंट, ठीक है। दूसरी तरफ पहुंचा, वो सिन सेंड वहां पे पहुंची, तो उसने कहा जी वो मिल गया, तो सिन उसने एक् भेज दिया अपनी, उसका स्टेटस चेंज हो गया। जब वो इधर पहुंचा तो यहाँ पे जी सिन एक्, वहां से सिन एक् हो गया, यहाँ पे सिन एक् रिसीव हो गया। फिर जब ये सिन एक् रिसीव हो गया और उधर जाके एक् पहुंचा तो वहां पे दोनों की पोर्ट्स का स्टेटस एस्टेब्लिश्ड हो गया, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स होती हैं, लिसन, एस्टैब्लिश, सिन सेंट और क्लोज। क्लोज में वो चीज़ खत्म हो जाती है। तो ये स्टेटस से पता चल जाता है कि क्या मसला आ रहा है, कि उस कंप्यूटर में मसला है या आपके कंप्यूटर में मसला है, ठीक है। फिर ये क्या है, ये आपका कंप्यूटर का नाम और ये पोर्ट नंबर, ठीक है। कंप्यूटर का नाम, पोर्ट नंबर, कलेक्टिवली इसको आपको सॉकेट कहते हैं, ठीक है। ये सॉकेट, इसका मतलब है आपके कंप्यूटर का नाम है सम सर्वर, वर्ल्ड वाइड वेब प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, ठीक है, यह सॉकेट पूरी 80। और उसके बाद यहाँ पे इस कंप्यूटर की स्पोर्ट्स है, तो बेसिकली ये सर्वर है, ये क्लाइंट है। तो ये सर्वर का आपको स्क्रीनशॉट नज़र आया हुआ है कि सर्वर साहब क्लाइंट, ये वाला क्लाइंट है, उसकी 18-19 पोर्ट से कम्युनिकेट कर रहे हैं और अपनी उनकी पोर्ट 80 है, ठीक। तो इस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो एस्टेब्लिश्ड है, इसका मतलब है वेब सर्विसेज उनके साथ चल रही हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से वाली मिलती है। फिर आपके पास वायर शार्क है, जो कि आपका एक पैकेट स्नैफर है, जितने पैकेट आपके उस नेटवर्क के ऊपर जा रहे होंगे वो क्या कर रहा होगा, आप उसको पढ़ रहे होंगे, उसके बाद फिर एक-एक खोल के आप उसको पढ़ सकते हैं, समझ आ जाएगी वो क्या है। फिर ट्रबल शूटिंग के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि रिमोट एक्सेस अलाउ करनी होती है नेटवर्क्स में, ठीक है। वो क्या है, चेक ईमेल एक्सेस डेटा व्हेन ट्रैवलिंग। कुछ लोग हैं जिसको ज़रूरत पेश आ सकती है, जैसे अभी अगर सपोज़ हमें ये अलाउड होता कि हम यहाँ से बैठकर अपने ऑफिसेज़ के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकें, तो वो हम कर रहे होते। ईमेल तो ख़ैर चलें हम वैसे ही कर रहे हैं, हम सपोज़ करते हैं कि ईमेल हमारी प्राइवेट थी, यूएमटी के अंदर ही सर्वर्स लगे हुए थे, हम यूज़ नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो उस केस में डेफ़िनेटली हमें इसकी एक्सेस, रिमोट एक्सेस की ज़रूरत होती। इसके अलावा अभी फ़िलहाल हमारा पिम्स कह रहा हूँ, ये एलएमएस है, ये ऑनलाइन है, ये कहीं से भी एक्सेस हो जाता है। लेकिन हमारे जो पिम्स है वो एक्सेस नहीं होता। अगर हमने किसी को अलाउ करना है कि पिम्स जो है वो घर से बैठ के एक्सेस कर ले, तो फिर वो रिमोट एक्सेस हमें अलाउ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रिमोट एक्सेसेस की भी ज़रूरत होती है। अब एक कोई सेल्स पर्सन है, वो काफ़ी दूर गया हुआ है, एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे वो मेडिकल स्टोर पे कोई आता है ऑर्डर लेने, और ऑर्डर लेता है और वहाँ पे वो वहीं से वो ऑर्डर को कहता है जी ये बुक हो गया हमारा जी। वो उसके पास पीडीए होता है, पीडीए के ऊपर वो ऑर्डर बुक कर रहा होता है, वहीं पे दुकानदार को बता रहा होता है जी इतनी पानी की बोतलें हैं, इतनी फलाँ चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है? तो वहीं से ऑर्डर बुक हो जाता है। तो वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो अपनी कंपनी के नेटवर्क को रिमोटली एक्सेस कर रहा होता है, ठीक है? इसी तरीके से अगर बैंक्स की बात करते हैं, अगर मेरा अभी बैंक में अकाउंट है और मैं अस्करी से पैसे निकलवा रहा हूँ, तो अस्करी वाले रिमोटली उनको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है? तो ये रिमोट एक्सेस के हवाले से बात है कि हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। और उसके बाद डिफरेंट नीड्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक है? और स्लाइड ये वाली ख़त्म हो गई है, और वो उसके हवाले से ये चीज़ें हम करते हैं, रिमोट एक्सेस अलाउ कर रहे होते हैं, ठीक है? कुछ केसेस में हमने कहा कहना होता है कि जनाब ये आप डेटा यहाँ पे ट्रांसमिट कर दें, या ये हमारा ये कोड बना के हमें दे दें, तो वगैरह-वगैरह, ये वहाँ पे चीज़ें काम आती हैं, ठीक है? तो ये तो नेटवर्क के हवाले से पार्ट था जो कि आज मैंने करवाना था, और वो जो हिस्सा डेटा सेंटर वाला रह गया था, वो यहाँ पे है। तो अभी मैं थोड़ा-सा पॉज़ लूँगा क्योंकि बोल-बोल के मैं थक गया हूँ।
ठीक है जी। जी तब तक आप लोग सवाल कर लें। सर ये जो आपने अभी स्टोरी बताई है पैकेट्स वाली, जी जी हम लोग इसको बस समझें। जी बेटे देखो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं अभी अपना अपना एक सिनेरियो देता हूँ। अभी जो हुआ, जिस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मैं ऑनलाइन बैठा हुआ था, हमजा साहब आए हैं और मैं कह रहा हूँ जी बाकी आते हैं तो मुझे बता दें। अच्छा उतनी देर में मैं देखूँ क्या हुआ पता नहीं। तो जब मैंने वेरीफाई किया तो पता चला कि जी मेरा इंटरनेट बंद कर दिया गया। बंद किया कर दिया गया, वो एक कमरे में पंखा ख़राब था तो बुलाया हुआ साहब को। तो वो आए, उन्होंने ना स्विचेस सारे ऑफ करके वो राउटर वाली तार भी निकाल दी। ठीक है, ख़ैर मैं फिर क्या, मैंने यहाँ से मोबाइल डाटा किया तो मोबाइल डाटा वो उतनी देर में चला नहीं, वो अब चल रहा है, सेम मोबाइल डाटा ही है। तो उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया। अच्छा अब अगर अज्यूमिंग मैं मुझे ना पता हो, ठीक है, मैं क्या करूँगा? तो वो चीज़ें पता कर रहे हैं। अब सपोज़ राउटर भी ऑन है, ये तो मुझे पता चल गया था ना जी राउटर ऑफ है। सपोज़ राउटर भी ऑन है, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं हो रही। अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे, आप सबसे पहले अपने सिस्टम के लोकल स्टैक को पिंग करेंगे कि लोकल स्टैक इज़ ओके, पिंग 127.0.0.1, वहाँ से रिप्लाई आना शुरू, इसका मतलब यहाँ पे सेटिंग्स ओके। फिर आप अपने राउटर को पिंग करेंगे। राउटर से कनेक्टिविटी हो रही है? राउटर से कनेक्टिविटी हो रही है। अच्छा, इसका मतलब है कि जनाब मेरे यहाँ तक राउटर तक पैकेट्स जा रहे हैं, ओके। फिर आप राउटर के इंटरफेस पे जाके चेक करेंगे कि क्या राउटर इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब मैं जाके नहीं देखता, मतलब मैं यहीं पे बैठा हूँ, यहीं से मैं देख रहा होता हूँ। मैं जाके राउटर की लाइट्स वगैरह नहीं देख रहा होता। मैं यहाँ से देखता हूँ राउटर के इंटरफेस को। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले वो राउटर का इंटरफेस ओपन कर लूँ और फिर मैं इंशाल्लाह आपको भी वो स्क्रीन दिखाता हूँ जिसमें मैं जो चीज़ चाह रहा हूँ आपको दिखाना। अच्छा, अब जब वो राउटर का मैं उससे कनेक्टेड ही नहीं हूँ। सॉरी, देखो मैं आपको दिखा ही नहीं सकता, उसकी वजह ये है कि मैं राउटर से कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं मोबाइल डाटा से कनेक्टेड हूँ, तो राउटर का इंटरफेस नहीं मैं आपको दिखा सकता। अच्छा, राउटर के इंटरफेस पे गया, तो वहाँ पे जाके मैंने देखा कि अच्छा हाँ, लेयर 2 कनेक्टिविटी हो रही है, एसएनएल मार्जिन ये आ रहा है, तो मुझे उसी से आइडिया हो गया, अच्छा लेयर 2 पे कनेक्टिविटी है, ओहो! पता ये चला कि राउटर साहब को जो मेरा पीटीसीएल का डीएचसीपी सर्वर है, उसने आईपी असाइन नहीं किया हुआ, उसको डिफ़ॉल्ट गेटवे असाइन नहीं किया हुआ, ठीक है? मतलब मैं अपना पैकेट भेज सकता हूँ, तो अब आपके पास कोई बंदा ये है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं हो रही, तो आप बड़े आराम से उसको बता सकते हैं कि जनाब ये बाहर से डाउन है, आपका कसूर नहीं है, ये पीटीसीएल की तरफ से डाउन है। आप वेरीफ़ाई करके उस चीज़ को बता सकते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद सपोज़ वहाँ पे आईपी आ रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी। फिर आप क्या करेंगे जी, आप सिस्टम का जो एडाप्टर है उसको ऑफ करके ऑन करेंगे, ट्रबल शूट करेंगे, तो वो नॉर्मली क्या होता है, डीएनएस की सेटिंग्स गलत होती हैं जिसकी वजह से काम नहीं कर रहा होता। या दूसरा ये होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने हाइबरनेट करके रख दिया, उसके बाद अगले दिन ऑन किया तो कंप्यूटर को ये पता था मेरा आईपी सपोज़ 192.168.1.100 था। लेकिन आपने जब उसको ऑन किया, वो 100 के हिसाब से चल रहा था। साथ ही आप उससे पहले आपके कंप्यूटर लैपटॉप ऑन करने से पहले दूसरा लैपटॉप ऑन हुआ और उसको वो वाला 100 वाला आईपी वो असाइन हो गया, ठीक है? अब आपके कंप्यूटर में और उस कंप्यूटर के अंदर आईपी कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो ये चीज़ें आपको तब पता चलेंगी कि जब आप उसको आहिस्ता-आहिस्ता ट्रबल शूट करेंगे। तो ये ट्रबल शूट करने के लिए पिंग, ट्रेस रूट की कमांड्स हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी? क्लियर हो गया होपफुली? यस यस सर। शुक्रिया जी। अच्छा, तो मैं असल में इंतज़ार कर रहा था। अब आ जाते हैं इस डाटा सेंटर वाले यस सर क्लियर। थैंक यू भट्ट साहब, ज़िंदाबाद। भट्ट साहब वैसे ही ज़िंदाबाद हैं जी। भट्ट साहब कितने कंप्लीट हुए हैं कोर्सेज़? कितने पहुँचे हो? दसो तो सही। चलो कोई नहीं, बाद में बता दूँगा। तो सर तुमसे जी बात सर। कर रहे हैं। ताहा भट्ट साहब से पूछ रहा हूँ, मतलब भट्ट असल में हमारी क्लास में 2-3 है ना, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि भट्ट साहब आपके कितने कोर्सेज़ कंप्लीट हो गए हैं कोर्सेरा पे? सर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मैंने 3 शुरू किए हैं। पाइथन वाला, फिर HTML5 शुरू किया और मशीन लर्निंग शुरू किया। ठीक है, तो बाकियों सही। को मैं कह रहा हूँ मटेरियल पास होगा तो आगे भी आसानी होगी, अच्छा, एक्स्ट्रा मटेरियल रिसर्च वगैरह। हाँ, आई वुड रिकमेंड, मैं जो भी मेरे से बात कर रहा है ना, मैं हर बंदे को ये रिकमेंड कर रहा हूँ, डोंट गो फॉर द कोर्सेज़, ठीक है? कोर्सेज़ पे ना जाओ, स्पेशलाइज़ेशंस पे जाओ,
ठीक है, क्योंकि मतलब मैंने पहली स्पेशलाइजेशन SEO की थी, ठीक है, उसके बाद फिर साइबर सिक्योरिटी की अब एक 2 और 3 हो चुकी हैं साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, ठीक है। तो टोटल मेरी 4 स्पेशलाइजेशंस हैं। अल्लाह का फजल है, मतलब कोई बड़ाई बयान नहीं कर रहा, बट आई वुड लाइक टू शो यू दस मतलब अपना हिसाब किताब, ठीक है, तो वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो उसमें ये है कि अपने आप लोग, बल्कि मैं बताता हूँ यहाँ पे जितनी भी स्पेशलाइजेशंस आ रही हैं ना, उनकी तरफ जाएं। मैं एक मिनट अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ पे आती हैं। ये मेरा कोर्सेरा का कोर्स है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ जी, कोर्सेरा और माय UMT कैटलॉग। मैंने मशीन लर्निंग का ये फ्री वाला किया हुआ, मैंने इसको भी वो उसमें साइन इन नहीं किया हुआ। ये UMT का एक कैटलॉग आता है आपके पास, ठीक है। इस कैटलॉग में जो कोर्सेज पे आएंगे, अभी मैं चूँकि मोबाइल डाटा से ऑन हूँ तो कभी कभी ये स्लो हो जाता है, तो अभी मैंने कुछ यहाँ पे सेव भी किए हैं कैटलॉग पे, ये देखें, इधर आ जाएं। ये एक कोर्सेज हैं, कोर्सेज की बजाय यहीं पे कहीं ना कहीं आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी। ना हो तो आप इधर सिंपली एक्सप्लोर में स्पेशलाइजेशंस पे जा सकते हैं, ठीक है, या सर्च कर लें कि फलां की स्पेशलाइजेशन है। मुझे यहीं पे मिली थी, तो मैंने ये स्पेशलाइजेशन यहाँ पे, ये देखो, ये मैंने इकट्ठी करके रखी हुई है, ये भी फ्यूचर की हैं, ठीक है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। अब ये देखें मैंने जो किया हुआ, ये देखें, ये मेरा एक सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये भी मैंने लेटेस्ट कंप्लीट किया है, ये मैंने पहले के किए हैं, ये सर्टिफिकेट अब लिए हैं मैंने, ठीक। अब ये मैं कर रहा हूँ कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, IT सपोर्ट, मैं कहा चलो कर लेते हैं, ये तो आता है सारा कुछ, तो ये स्पेशलाइजेशन है मेरी, ठीक है, जो अभी मैं करंटली कर रहा हूँ। लेकिन जो पुरानी है वो पुरानी यहाँ पे आएंगी मेरी, बल्कि इधर यहाँ पे आएंगी ये, आप लोग सिर्फ स्पेशलाइजेशंस की तरफ जाएं, जो दिल करता है बच्चे वो करो। और एक मजे की बात ये है कि ये आपको, ये है जी मेरी स्पेशलाइजेशंस। सबसे पहले SEO की थी, ठीक है, फिर कंप्यूटर से ये थी इंट्रोडक्शन साइबर सिक्योरिटी की थी, फिर ये थी कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड सिस्टम मैनेजमेंट की, और IT फंडामेंटल्स फॉर साइबर सिक्योरिटी। और ये मेरे सारे कोर्सेज हैं जो मैंने पढ़े हुए हैं, ठीक है। ग्रेड देख लो, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है, ठीक है, कोई इतने ठीक ही है वैसे, मतलब बुरे नहीं है, ठीक है। 88 वाले भी हैं वैसे, 80 से कम नहीं, क्योंकि 80 पे तो पास होता है वैसे। अच्छा, तो स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएं और ID को अपनी वेरीफाई करवाएं, ठीक है। ID आप वेरीफाई कराएं, नेम वेरीफाई कराएं शनाख्ती कार्ड दे के, और वो फिर आपके उस सर्टिफिकेट के ऊपर आ जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। स्पेशलाइजेशन का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मैंने महसूस किया है वो ये है कि वो एक चीज़ लेके चलते हैं, और फिर उसके बाद वो आहिस्ता 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 उसी के ऊपर बिल्ड करके आपको एक पूरी स्किल दे देते हैं। अब सपोज मैं अगर SEO की बात करता हूँ, तो SEO में उन्होंने शुरू किया, SEO होती है क्या, इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद वो एल्गोरिथम क्या होते हैं, फलां ये वो चीज़ें सारी बता के, फिर वो कंटेंट मार्केटिंग, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, और फिर वो एक कोर्स था जिसमें आपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना था, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन की तरफ जाओ जिसके अंदर 5-6 कोर्सेज हैं, ठीक, 4 के भी हैं वैसे, कोई बात नहीं, मतलब ये है कि एक चीज़ की तरफ जाएँ। अच्छा, आ जाते हैं जी, डाटा सेंटर को ख़त्म करते हैं। और पढ़ तो हमने लिया है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जो थी वो पढ़ने वाली थी। डाटा सेंटर की जो टर्म है, ये बच्चे इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो टर्म है वो इस्तेमाल हो रही होगी ज़्यादा, ठीक है। डाटा सेंटर की जो डेफिनेशंस के क्वेश्चंस अगर MCQs वगैरह में आते हैं ना, तो इस किस्म के ही होते हैं, छोटे मोटे। डाटा सेंटर क्या होता है, कोलोकेशन फैसिलिटी क्या होती है। तो डाटा सेंटर वही है कि आपने डेडिकेटेड कमरा बना दिया जिसके अंदर आपने कंप्यूटर लगा दिए, ठीक है, मशीन रूम वगैरह होता है। और कोलोकेशन ऐसी जगह जो कि आपको फैसिलिटी देता है कि आप आके यहाँ पे अपना ऑफिस खोल लें, ठीक है, डाटा सेंटर बना लें, ठीक है, आपको किराए पे जगह जो मिलती है उसकी बात हो रही है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें देखनी हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लोकेशन, क्या आपने अपने डाटा सेंटर को रखना किधर है। सबसे पहली बात ये है कि आपने वो देखना है कि मेरे करीब है कि दूर है, इस किस्म की बातें। फिर आपने देखना होता है कि जी वहाँ पे मेरी बिजली पहुँचेगी कि नहीं, इंटरनेट पहुँचेगा कि नहीं। फिर आप ये देखेंगे कि वहाँ पे जगह की किस तरह से है, किराए पे मिल जाएगी, सस्ती मिल जाएगी, क्या होगा, वहाँ पे बिल्डिंग की कॉस्ट क्या आएगी। तो ये सारी चीज़ें उसी के अंदर होती हैं। फिर आजकल जो एक चीज़ और देखी जा रही है, वो ये देखी जा रही है कि जहाँ पे हम जाके डाटा सेंटर लगाने की बात करते हैं, तो क्या वहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर ठीक है,
देखें, आपके किसी भी डाटा सेंटर में सबसे ज्यादा जो खर्चा आ रहा है ना, एक तरह से कह लें, वो कूलिंग का है। वो इस तरह से कि आप सपोज 1 वाट लगाते हैं डिवाइस को ऑन करने के लिए, तो तकरीबन आपको मिनिमम 1 वाट चाहिए उसको कूल डाउन करने के लिए। तो आसान जुबान में 1 की बजाय 2 है। तो 1 वाट की डिवाइस लगाई हुई है और 2 वाट आप उसको कूलिंग के रख रहे हैं, क्योंकि वो आपकी ज़ाहिर बात है बाकी डिवाइसेस भी गर्म हो रही होंगी ना, जो बिल्डिंग है उसका भी टेम्परेचर कम करना होगा। तो आजकल जो फेसबुक और इस किस्म के डाटा सेंटर्स हैं, उन्होंने वो ऐसी जगहों पे रखे हुए हैं जो रात को ठंडे हो जाते हैं, तो रात को उनकी कूलिंग की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। माइक्रोसॉफ्ट ने ये काम किया था, उन्होंने एक सर्वर बना के पानी के अंदर फेंक दिया कि ठंडा हो जाएगा खुद ही। ठीक है, तो ये वाली टर्म्स की बात हो रही है। और फिर ये पॉलिटिकल बाउंड्री के हवाले से भी बातें हैं कि जी लॉज को भी आपने देखना है। ठीक है, कि कौन से इलाके में आप बना रहे हैं, तो किस किस्म का लॉ है। सबसे ज़्यादा जो सिक्योर है वो ये वाली कहानी में लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा आपका मिलिट्री बंकर ही सिक्योर हो सकता है। सिक्योर से मुराद ये नहीं कि कंप्यूटर सिक्योर, डाटा सेंटर सिक्योर की बात हो रही है कि फिजिकल एक्सेस वहाँ तक ना हो। ठीक है, मैंने आपके साथ गूगल की शायद एक 360 वीडियो देख लेते हैं। गूगल डाटा सेंटर 360, तो ये एक वीडियो मैं सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट वहाँ तक जाऊँगा ना, इस तरह से तो फिर आपको पता है कि सर्च करके कुछ भी होता है। तो ये अगर आप वीडियो के देखें, और मैं इस वक्त, अच्छा मुझे ख्याल ही नहीं होता कि मैं मोबाइल डाटा पे हूँ, कोई नहीं, खैर। तो ये एक डाटा सेंटर की एक वीडियो है, अगर आप देखें तो इसको मैं थोड़ा सा आगे तक ले जाता हूँ। ये फिजिकल सिक्योरिटी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फिजिकल सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम, ठीक है। इसके बाद खैर वो इंटरव्यू चल रहा है। इंटरव्यू के बाद अगला हिस्सा यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा पहले ये देखें जी, ये आपको थोड़ा सा साइंस फिक्शन नहीं लगता? अभी अगर आप देखें, पहले कार्ड से एंट्री, ठीक है, फिर उसके बाद और कोई हो सकता है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, और फिर आप सर्वर फ्लोर पे आ गए और साथ ये साहब खड़े हैं। ठीक, तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे? वैसे 360 का जो अपने ना, ये देखो अपने मजे हैं, देखें, ट्राई किया 360 वीडियो, इधर है, इधर है, इधर है, इधर, और ये कैमरा, ओहो ये कैमरा पड़ा हुआ है। अच्छा ऊपर कैसा है ये देखें जी। आप डाटा सेंटर को अगर गौर करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले ये ऊपर है, सारी बिजली ऊपर है, ठीक है। इसके बाद ये जो है यहाँ पे अगर आप देखें, ये आयल स्पेस कितनी ज़्यादा है, ठीक है। इसको मैं ज़रा पॉज करूँ। इसके बाद यहाँ पे देखें, सर्वर रैक स्पेस के अंदर ये आयल स्पेस है, ये भी एक रैक है, ये भी एक रैक है, और ये एक खाली जगह छोड़ी हुई है, ठीक है। तो इसके बाद ये केबलिंग रेस फ्लोर पे होती है नॉर्मली, ठीक। अच्छा अब वापस आते हैं जी इस टॉपिक पे। यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये है कि आपके जो जितना भी डाटा सेंटर है उसकी फिजिकल सिक्योरिटी। तो फिजिकल सिक्योरिटी पे आपने जो अभी मैंने आपको वीडियो के थोड़े से चंक्स दिखाए, बाकी वीडियो आपको देख सकते हैं। नंबर 1 फिजिकल सिक्योरिटी थी, पूरी एक बाउंड्री थी। उसके बाद उन्होंने गार्ड ने चेक किया, गार्ड के बाद वो अंदर गया, डाटा सेंटर में जाने की अगर इजाज़त थी तो पहले उसने अपना कार्ड वेरीफाई करवाया, फिर उसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुई है, उसके बाद वो डाटा सेंटर के फ्लोर पे गया, वहाँ पे भी एक गार्ड खड़ा है, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट की गई है, तो ये फिजिकल सिक्योरिटी है। अच्छा इसके अलावा और क्या सिक्योरिटी जी? लाइटनिंग प्रोटेक्शन। हिली एरिया में देर आर चांसेस के वहाँ पे ज़्यादा बिजली गिरेगी, तो ज़्यादा बिजली गिरेगी तो ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद रिडंडेंट लोकेशंस, तो वो फुल रिडंडेंसी और पार्शियल रिडंडेंसी हमने पढ़ी थी, N+1 और हॉट स्वैपेबल। लेकिन यहाँ पे रिडंडेंट लोकेशंस है, इफ वन डाटा सेंटर गोज डाउन तो ठीक है, होता रेयर ही है लेकिन फिर भी, तो उसके लिए आप उस कहीं और से सर्व कर दें। अभी आप एक टर्म को जरा सर्च कीजिएगा, दैट इज कॉल्ड क्लाउड फ्लेयर। क्लाउड फ्लेयर के नाम से एक सर्विस है जो कि कुछ वेबसाइट्स को फ्री पे मिलती है। वो ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं facebook.com के हवाले से पेज चाहता हूँ, तो वो पता चले जी फेसबुक के अमेरिका के डाटा सेंटर में पड़ा हुआ है, तो यहाँ से जब मेरी रिक्वेस्ट जाएगी तो अमेरिका तक जाते हुए टाइम लगेगा। तो वो बेहतर क्या करते हो, कहते हैं फैसलाबाद में सर्वर लगा देते हैं, तो पाकिस्तानी जितने होंगे सारे फैसलाबाद को हिट करेंगे, वहाँ से उनको रिक्वेस्ट मिलेगी। तो वो बेसिकली फेसबुक की रिडंडेंट लोकेशंस हैं, ठीक है। पाकिस्तानी का डाटा सपोज पाकिस्तान से बाहर जा ही नहीं रहा, ठीक है। तो इस हवाले से फिर एक्सेस जो अभी हमने बात की लिमिटेड हो। फिर ये यहाँ पे एक टर्म है डिलीवरी डॉक। डिलीवरी डॉक के हवाले से बात की है
कि अपने ज़हनों में रखें कि डाटा सेंटर में कंप्यूटर्स लगने हैं, तो दरवाजे इतने बड़े बनाएं कि वहाँ पे चीज़ें आ सकें। ये जो केस स्टडी लिखी हुई है वो ये है कि जी एक सिस्टम था, एक डाटा सेंटर था, उन्होंने वहाँ पे डाटा सेंटर बनाया, डाटा सेंटर के अंदर उन्होंने कोई डिलीवरी डॉक नहीं रखा। तो एक शिपमेंट आती है और वो आके सड़कों पे रख के चले जाते हैं, फिर उसके वो पीसेस छोटे करते हैं और फिर वो अंदर लेके जाते हैं। शुक्र है उस वक़्त बारिश नहीं हो रही थी। ये इस कहानी में ये बात लिखी हुई। तो अब कहने की बात ये है कि आपने इस चीज़ को भी मलूज़ खातिर रखना है कि आपका डाटा सेंटर में सर्वर्स नए आएँगे और वो नए आके लगेंगे, तो उसको कहाँ रिसीव करना है, असेंबल किधर करना है, जाके लगाना कैसे है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है? फिर सिक्योरिटी में एक और चीज़ है कि रिमोट एक्सेस दें, फिज़िकल एक्सेस किसी को ना दें, ठीक है? ये जो कहानी लिखी हुई है, ये बड़ी मज़ेदार है। एक बंदा हुआ ये कि कहानी मैं बता देता हूँ इसको छोटी करके। कहानी ये है कि जनाब एक डाटा सेंटर में पेंट होना था, पेंट के लिए उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर किया, कॉन्ट्रैक्टर हायर करने के बाद उन्होंने उसको कहा कि जी पेंटिंग करो, तो एक ऐसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि जनाब मैं और हम लोग आपस में ना बारी-बारी लगा लेते हैं, इसके ऊपर नज़र रखें, कोई काम गलत ना करे। तो वो कहता है नहीं मैं तुम्हें इसकी तनख्वाह नहीं देता कि तुम लोगों के ऊपर नज़र रखो, अपना काम करो। उन्होंने अपना काम किया तो वो पेंट वाला अपना काम कर गया। मतलब सिंपल सी कहानी है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ये वाली चीज़ देखें, ये जो बात बड़ी प्यारी लिखी हुई है कि आपका जो बायोमेट्रिक सिस्टम है ना, वो $10 के अंदर-अंदर आप उसको फुल बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई हाज़िरी है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन है, तो क्या करना है, जेलेटिन लेना है, ठीक है? उसके ऊपर किसी के बंदे का हाथ लगवाना है, फिंगरप्रिंट्स उस पे आ गया, वो जेलेटिन जाके उस मशीन को दे दें, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, तो वो वहाँ पे फूल हो सकती है, ठीक है? तो ये वाली चीज़ें भी हैं। तो बहरहाल इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पावर। पावर शुड बी रिडंडेंट। यहाँ पे होता ये है, ये जो इस किताब में बातें लिखी हुई हैं ना, वो पाकिस्तान के हवाले से नहीं लिखी हुई। उसमें कहते नहीं मैक्सिमम 1 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट से ऊपर बत्ती जाती अगर जाती है, उससे ऊपर नहीं जाती। अगर उससे ऊपर जाए, 1 घंटे से ऊपर चली जाए, तो इसका मतलब वो सारा दिन नहीं आएगी। ये इस पूरी कहानी का लुभ-ए-लुभाव है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। कल हमारी बत्ती गई है जनाब को 6:30 बजे और रात को 3 बजे आई है, अब आप अंदाज़ा कर लें, ठीक है? तो वो कोई माइनर सा फ़ॉल्ट था। तो पावर एंड कूलिंग की बात यहाँ पे लिखी हुई थी, अगर 1 वाट आपकी डिवाइस लेती है तो 1 वाट आपको थियोरेटिकली कूलिंग में लगता है, लेकिन टेक्निकली उससे ज़्यादा लगता है, 1.5 या 2 लगता है 1 वाट को कूल करने के लिए, ठीक है? तो उसके लिए कहते हैं जी आप अपनी कुछ चीज़ें डिज़ाइन ऐसी करें कि जिसमें आपकी कूलिंग कॉस्ट कम से कम हो, ठीक है? वो ये है कि आप रेज़्ड फ्लोर बना दें। रेज़्ड फ्लोर में क्या करें कि आप ठंडी हवा जो है उसको फ्लोर पे भेजें, क्योंकि आपको पता है कि वो ठंडी हवा भारी होती है, वो नीचे की तरफ रहती है और जो गर्म हवा होती है वो गर्म होकर ऊपर उठती है। जब ठंडी हवा नीचे से आएगी तो गर्म हवा को अपनी एक तरह से बाहर की तरफ निकाल देगी, ठीक है? और वो नीचे ठंडक आ जाएगी, तो वो डिवाइसेस ठंडी होना शुरू हो जाएंगी इस तरह से, ठीक है? तो ये कूलिंग के हवाले से बात है इम्पोर्टेंट। और इसमें एक मज़ेदार की बात बड़ी प्यारी लिखी हुई थी पूरे कहीं पे चैप्टर में, वो ये थी कि जनाब एक जगह पे कूलिंग के हवाले से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहे थे, वो ये करते थे कि उन्होंने डाटा सेंटर का दरवाज़ा खोल देते थे। मतलब गए हैं और वापस आते हुए उसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, बंद नहीं किया। अब जब बंद नहीं किया तो वो क्या हो रहा था, वो हीट अप हो रहा था काम। वो हीट अप हो रहा था, ख़ैर उन्होंने मेज़रमेंट्स ली दरवाज़ा खोल के साथ, फिर उन्होंने अपनी आवाम को समझाया कि जनाब ये वजह है, इस वजह से आपकी कूलिंग जो है वो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है। फिर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया तो वो चीज़ ठीक होनी शुरू हो गई, ठीक है? ये वाली जो कहानी है, ये जो फ़ोटो है, ये बेसिकली यूपीएस है, मॉड्यूलर यूपीएस है। तो देखें कितना क्लीन लगा हुआ है। यहाँ पे केबल्स जो हैं वो आपकी छत पे से जा रही हैं, ठीक है? वो क्योंकि रेज़ फ्लोर के हवाले से भी वो कहते हैं तारें वगैरह जो है वो नीचे ना बिछाएँ, ठीक है? क्योंकि रेज़ फ्लोर होता है उसके अंदर आप तारें बिछाएँगे तो आपने जो ठंडी हवा भेजनी है तो वो तारों की वजह से सही तरीके से सर्कुलेट नहीं होगी, ठीक है? फिर जनरेटर के हवाले से यूपीएस आपका 10-15 मिनट का बैकअप देगा, लेकिन आपके पास स्टैंड बाय जनरेटर होना चाहिए उन जगहों पे जहाँ पे 10 मिनट से ज़्यादा लाइट जाती है, जो कि हमारे पास ऐसा है, ठीक है? उसके साथ फिर आपका एक डीज़ल का टैंक भी होना चाहिए, ये नहीं कि खाली आपने जनरेटर में डाल दिया और अल्लाह खैर सलाह, ठीक है? फिर उसके बाद अपने 200 गैलन का जनरेटर का टैंक और 1000 गैलन बाहर पड़ा हुआ है, तो 5 दफ़ा जनरेटर चल जाएगा, खैर। ये बात है। फिर इसके बाद जो ये वाली कहानी है, ये वो थी कि उन्होंने उसको सही तरीके से कूलिंग को सही तरीके से जज ही नहीं किया था स्टार्ट में। बस वो सेल्समैन ने कहा ये सस्ता है, ये लगा लो, तो उन्होंने वो लगा लिया, तो इससे नुकसान हुआ।
ठीक है। और फुट ट्रैफिक वाली जो मैंने आपको 10 डिग्री की बात की वही है। और फिर लाइटिंग, लाइटिंग जनाब आपकी हर जगह पे होनी चाहिए, ठीक है। ये जो इसमें कहानी लिखी हुई है कि जनरेटर रूम में लाइटिंग नहीं उन्होंने लगाई हुई थी, तो एक दफ़ा क्या हुआ उनको जी, रात के अंदर अंधेरे के अंदर जनरेटर के अंदर डीजल डालना पड़ा, तो वो बड़ा मुश्किल काम था, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो ये चीज़ें कुछ हैं कूलिंग के हवाले से। और बिजली के हवाले से, बिजली के हवाले से एक और चीज़ है, वो ये है कि नॉर्मली ओवरहेड वायर्स रखते हैं, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली आपने सर्वर्स के अंदर डाटा लेके आना होता है। अगर आप केबल्स को नीचे से चलाएंगे तो आपकी ये जो आयल की एक्सेस है वो कम हो जाएगी। मतलब आपने अगर ये 2 फुट ये जगह रखनी है, तो वो 2 फुट की जगह कम हो जाएगी, क्योंकि नीचे से केबल्स जा रही होंगी, और आप किसी के ऊपर पाँव रख देंगे और बाद में पता चला कि जी वो खिंच के टूट गई है, तो मसला हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है, और वो चीज़ें अच्छी भी लगती हैं ऊपर लगी हुई। फिर फायर सप्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, कि खुदा न खास्ता कहीं आग लग जाए तो आप उसको उसी वक़्त कंटेन कर सकें, ठीक है। फायर अलार्म्स वगैरह हों, और चीज़ें रैक्स में लगाएँ, और वो हमने रैक्स की बात की थी, ठीक है। रैक जो है वो प्रॉपर रैक हों, और उन रैक्स में आप चीज़ें रखें। फिर प्रॉपर हाइट और विड्थ। अब इसके लिए एंड पे डायग्राम में पहले मैं वो आपको दिखाता हूँ। पहले डायग्राम दिखाता हूँ, फिर उसके बाद इसको रिविज़िट करते हैं। ये जो एक प्रॉपर प्लान है वो ये है कि आप आयल जो है उसको जगह छोड़ें। दरवाज़ा है, ये वॉकवे बनाएँ, तो बैक ऑफ द रैक मिनिमम 2 स्क्वायर फीट की स्पेस छोड़ें, ठीक है। फ्रंट ऑफ द रैक भी आपको इतनी की स्पेस छोड़ें, ताकि आप चीज़ें लगा सकें। क्यों? क्योंकि आपने रैक को फ्रंट से भी और बैक से भी एक्सेस करना होता है, ठीक है। फ्रंट पे हो सकता है आपने कीबोर्ड वगैरह लगाना हो, बैक पे हो सकता है आपने पावर रखी हुई हो, ठीक है। ये नेटवर्क कनेक्टिविटी हो, तो इसी तरह से चीज़ें होती हैं। तो इसलिए दोनों तरफ से आप उसको एक्सेस कर सकें, और इतनी जगह हो, ये भी इतनी खाली साथ-साथ जुड़े हुए ना हो, इतनी भी थोड़ी बहुत जगह रखें कि यहाँ से भी हवा पास हो, यहाँ से भी हीट जो है वो बाहर निकले, ठीक है। आयल में भी जगह हो, और फिर आपके सर्वर के आस-पास भी जगह हो, ताकि हवा भी सही तरीके से पास हो सके। अगर उसमें से हवा इधर-उधर से नहीं गुज़रेगी, तो वो किसी तरीके से उसको ठंडा नहीं कर पाएगी, ठीक है। और अगर वो ठंडा नहीं होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है ओवर हीट होके चीज़ खराब हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, ये ऑयल स्पेस के हवाले से बात होगी। ये कहानी पढ़ लेना, इसमें ये था, ये तमाम पढ़नी जितने ब्राउन ग्रेज़ एरियाज़ हैं, इनको, या जो ये नोट्स हैं, इनको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कहानियाँ बड़ी अच्छी लिखी होती हैं, वो सारी कहानी का लुब-ए-लुभाव इसमें होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या जी, इन्होंने एक केज लिया और उसके बाद डाटा सेंटर में लगा दिया, और तो उसके अंदर जगह इतनी कम थी कि वो वहाँ पे जाके काम नहीं कर पा रहे थे। तो वो मसला क्या निकला जी, एसए की वजह से, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का कसूर निकला, क्योंकि उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था बगैर पढ़े, कि उसमें उन्होंने स्पेसिफाइड किया हुआ था कि इतना-इतना साइज़ होगा फलाँ-फलाँ जगह पे, तो जो कि उन्होंने करके दिया। लेकिन एसए ने उस वक़्त स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा, तो बाद में इनको मसला हुआ, ठीक है। तो हाइट और डेप्थ का भी ख्याल रखें। इसके अलावा केबल मैनेजमेंट, ये देखें जी, केबल ऊपर से आ रही है, उसके बाद उसको प्रॉपर टैगिंग की हुई है, ठीक है। तारों को जोड़ा हुआ भी है, टैग भी किया हुआ है। पैच पैनल, यहाँ से केबल आती है, पैच पैनल में लगती है, पैच पैनल से फिर आगे सर्वर में जाती है। अच्छा, ये अब क्या कहानी है? डायरेक्टली हमारे यहाँ भी पैच पैनल लगे हुए हैं। पैच पैनल ये होता है कि आपकी जो नेटवर्क की केबल आती है, उसको आके एक रैक बना होता है प्लास्टिक टाइप का, उसके अंदर आप लगाते हैं, और उसके बाद वहाँ से जो तारें अलग से निकल के वो डायरेक्टली स्विच में लगी हुई होती है, ठीक है। अब होता क्या है, अब आपको जनाब, आप तार को लें और डायरेक्ट करके लगा दें स्विच के अंदर, क्योंकि स्विच में भी उतनी पोर्ट्स हैं और पैच पैनल में भी उतनी पोर्ट्स हैं। भाई बात ये है कि स्विच में से तार अगर आप उतारते हैं, तो स्विच का जो नेटवर्क इंटरफेस होता है वो खराब होता है, वो लगाएं उतारें वो खराब हो सकता है। अगर आप स्विच के अंदर तारें एक ही दफ़ा पक्की लगा के छोड़ते हैं और बाकी पैच पैनल में से निकालते हैं और लगाते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान रहता है। पैच पैनल रिप्लेस करना आसान है, क्योंकि स्विच को फिर खरीदना नहीं होता, खरीदने के बाद उसको कॉन्फ़िगर भी करना होता है। तो इस वाले से बेहतर है, ठीक है। इसके बाद क्या है, लेबल करें उसको, ठीक है, हर चीज़ को। एक्स्ट्रा फ्लोर स्पेस रखें, केबल्स अंडर रेज़ फ्लोर ना रखें, और इम्पोर्टेंट क्या है, नंबरिंग करें हर रैक की। हमारे यहाँ फ़िलहाल हमारे कैंपस में, सियालकोट में फ़िलहाल इतना कोई सिस्टम इतना बड़ा नहीं है कि जिसके अंदर आपको इतनी ज़्यादा लेबलिंग करनी पड़े। लेकिन इमेजिन फेसबुक डाटा सेंटर या गूगल डाटा सेंटर, जिसमें आपको इस चीज़ की ज़रूरत पेश आती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि हर रैक के ऊपर लेबलिंग करें, हर आइल के ऊपर लेबलिंग करें, फलाँ आइल और फलाँ रैक और फलाँ कंप्यूटर।
फिर उसके बाद जैसे ये आपका रैक है, उसके अंदर बताएं जी रैक नंबर फलां है, और उसके बाद ये वाला जो पैच पैनल की केबल्स आपकी किधर जा रही हैं, तो वो भी आपके लिए आसानी है। ठीक है, जितनी चीज़ें आप लेबल करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ऑर्गेनाइज वे में काम करना आसान हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, बिजली के हवाले से। ठीक है, बिजली के हवाले से क्या है जनाब, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो बिजली के हवाले से किया हुआ है, क्योंकि हमने कहा था ये ब्लेड सर्वर्स या रैक में सर्वर्स लगाएं। ठीक है, तो रैक में देखें ये एक आपकी एक्सटेंशन वायर जिसको हम 3 शू कहते होते हैं वो चल रही है, और इसमें भी सर्ज प्रोटेक्शन है। और यहाँ पे ये इतनी यहाँ तक तार लगी, कितनी छोटी तार लगी और वो उतना क्लीन रह जाता है, आपका डेटा भी पावर भी उसको मिल गई और तारों का गंद भी नहीं पड़ा। ठीक है, तो इस अंदाज से चीज़ों को अरेंज करें कि नीट रखें वायर्स को, इनको इकट्ठा ना करें क्योंकि ये वैसे ही गर्म होंगी। ज़ाहिर बात है, इसमें से जब बिजली गुजरेगी ये गर्म होगी, और 2 तारें आप इकट्ठी करेंगे तो वो ज़्यादा गर्म होंगी। जब तारें ज़्यादा गर्म होंगी तो देयर आर चांसेस ऑफ फायर। ठीक है, तो उनको ऐसा रखें कि वो ठंडी भी होती रहे। ठीक है जी, इसके बाद ये एक डायग्राम है जिसमें वो बताया गया इस अंदाज से आप किसी प्लीज आज के लिए काफी नहीं है। चैप्टर मोक नहीं गया, पढ़ लिया था बेटा, हमने पढ़ लिया हुआ था। अच्छा चले मैं रोक देता हूँ, चलें जी रोक देते हैं। बाकी सारे भी यही कह रहे हैं, थैंक यू सर। खत्म हो गया वैसे आपस में? यस सर। चलो ठीक है जी, पेज नंबर 171 से सॉरी 170 से इंशाल्लाह बाद में स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, अब मैं आपसे क्वेश्चंस लेना चाहूंगा जी। सर आपसे बात पूछनी है। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, अब ये है कि लेक्चर के हवाले से कोई आपके जहन में सवाल है तो ज़रा पूछ लें, ताकि फिर नहीं है तो फिर मैं क्लास में एंड करूँ। सर नहीं, ठीक है। पक्की गल है। जिशान साहब यस। आप हैं? जिशान साहब, हमजाद ने तो खैर बात कर ली। नहीं जी, चलें व्हाट्सएप। और ताहा किधर गया? ताहा है, ताहा साहब हैं। ताहा साहब कोई सवाल? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। चलें ठीक है, फिर इसको इंशाल्लाह एंड करते हैं। ठीक है, और आप लोग देख लीजिएगा असाइनमेंट्स इंशाल्लाह आ जाएंगे। क्विज़ेस आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए हैं और मैं क्विज़ेस बना रहा हूँ, वो आ जाएंगे। तो बस एलएमएस को याद से देखते रहें। ठीक है, ठीक है जनाब। ओके सर। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।